Hello students, welcome back to my channel Preeti Tiwari Social Science Corner. Today our topic is Tracing Changes Through 1000 Years, Part 3, Emergence of Jati. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप आ गए थे मोबिलिटी के अकॉर्डिंग, या उस टाइम पे मोबिलिटी स्टार्ट हो गई थी तो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप आने लगे थे। उसमें से आए थे मराठास, राजपूत, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम देखते हैं इमरजेंस ऑफ जाति। कभी आपके दिमाग में भी आया होगा ये जाति कहाँ से आया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है सभी के जहन में। जैसे अभी पूछते हैं, आजकल देखते होंगे हम लोग, क्या देखते हैं कि अभी तो आप लोग छोटे हैं तो इतना नहीं आपको पता होगा, लेकिन कुछ जो अवेयर होंगे उनको पता भी होगा, उनके पेरेंट्स को पता है कि जाति सिस्टम आज कहाँ तक चला गया है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि किसी उसमें कि जैसे हमने कोई हमें मेडिकल का एग्जाम देना है या आईआईटी का एग्जाम देना है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, वहां पे रिजर्वेशन है तो वहां पे अब हमें कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो उन्हें बनवाना पड़ता है पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, फिर वो वहां पर सबमिट करते हैं। तो ये क्या है, ये एक बड़ी विडंबना है कि आखिर इन सारी जातीज में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो तब आएगा जब हमारे मन में ये आएगा कि ये जाति शब्द आया कहाँ से है। पहले तो हमारा जो मतलब वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वो सभी को पता है कि ब्राह्मण किसको कहा गया, वैश्य किसको कहा गया, या क्षत्रिय किसको कहा गया, या शूद्र किसको कहा गया। ये 4 थे और बहुत ही सिंपल लाइफ चल रही थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे आता है हमारा इमरजेंसी ऑफ जाति। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे जिस तरह से हम डेवलप हो रहे थे, तो क्या हुआ कि हमें क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ा। अब जब फॉरेस्ट हम क्लीन कर रहे हैं तो वहां पे कौन से लोग रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग जब रह रहे हैं तो अब वहां पे एक तरह से फॉरेस्ट साफ हो रहा है, पूरा कट रहा है, तो उनको भी तो कहीं रहने का प्लेस चाहिए। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट में मैंने आपके ये पैराग्राफ में दिया हुआ है बुक में, बट मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में बना दिया है सो दैट आपको याद रहेगा। इसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट, या आप इससे इजी वे में याद कर सकते हैं कि आपने ये पॉइंट्स लिख दिया। चेंजेस इन द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब अब उनको हैबिटेट रहने की जगह, जहां रहने की जगह होनी चाहिए तो वो कहाँ रहेंगे, ये क्वेश्चन उठा था। ठीक है, तो अब उनको रहने के लिए कहाँ जाना होगा भाई, जब जंगल में रह रहे थे वो, तो अब वो तो क्लीन हो गया था, तो अब वो कहाँ रहेंगे जाके। तो अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारी सोसाइटी में आ गए। मतलब जो मेन सोसाइटी थी उसमें वो लोग आ गए और सबके साथ क्या होने लगे, मिक्सअप होने लगे। मिक्सअप इन द सेंस ये होने लगे कि मतलब अब वो सभी के बीच में रहने लगे। ठीक है, अब रहने लगे तो अब वहां पे उन लोगों को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए उनको कुछ काम करना था। ठीक है, तो अब काम करना था तो कुछ ने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, खेती शुरू कर दी, फार्मिंग शुरू कर दी, और वो पीजेंट्स बन गए। थर्ड पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, स्टार्टेड टिलिंग लैंड एंड बिकेम द पीजेंट, और उन्होंने इस तरह से वो पीजेंट बन गए। अब पीजेंट बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा कि स्लोली दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब क्या हो रहा था, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, एग्रीकल्चर से वो फार्मर बन गए, पीजेंट बन गए। अब वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आते जा रहे थे। ठीक है, अब सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं तो क्या हो रहा था, वो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बनते जा रहे थे। लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का वो पार्ट बनते जा रहे थे। अब वो पार्ट कैसे बनते जा रहे थे, क्योंकि भाई अब क्या हुआ था, यहाँ पे ग्रुप्स आए। ठीक है, ग्रुप्स के बाद क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये भी क्लीन हुए, तो यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी में इतने ज्यादा लोग हो गए थे कि उनको डिफरेंट कर, मतलब उनको डाइवर्ट करना या डिवाइड करना बहुत हमारे लिए जरूरी था। अगर हम ऐसा नहीं करते, या उस समय सोसाइटी के लोग, मतलब हमसे मतलब उस समय सोसाइटी के लोग अगर ऐसा नहीं करते, तो क्या होता,
तो फिर इतनी बड़ी सोसाइटी को संभालना या कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता अगर हम इनको डिवाइड नहीं करते। अब क्या देखते हैं हम कि इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस डेवलप होने लगे। अब सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे डेवलप हो रहे हैं भाई? कहाँ पहले ये लोग फॉरेस्ट में रह रहे थे, जब फॉरेस्ट क्लीन हुआ तो यहाँ पर आ गए। तब फॉरेस्ट में जब रह रहे थे तो सब क्या एक ही साथ रह रहे थे और एक जैसा ही काम कर रहे थे, तो वहां पे इनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था, कोई भी इनमें अंतर नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर आए तो कुछ लोगों ने क्या किया, फार्मिंग करना शुरू कर दिया, कुछ लोग किसी और उसमें चले गए, अपना कुछ और काम शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो रहा था कि जो ज्यादा पैसा ला रहा था, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा था। जिसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो वो इकोनॉमिकली क्या हो रहा था, स्ट्रांग हो रहा था, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा था। जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो उसका सोशल स्टेटस भी अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस हमारे सामने दिखाई देते हैं। अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे, वैसे तो वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे पहले क्या था कि मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, ये चार थे। बहुत सिंपल सोसाइटी थी पहले, ठीक है, पहले बहुत सिंपल सोसाइटी थी। लेकिन अब जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है तो ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। कॉम्प्लेक्स इसी वजह से होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आके मर्ज हो गए, सारी जातियां इसमें मिलने लगी थी। अब हम क्या देखें, जब ये सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस डेवलप हो रहे हैं तो अब जाति जो थी वो कैसे, हमने उनको फॉर्म कैसे किया, उनको हमने फॉर्म ऐसे किया कि मतलब ये अब उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करने लगी। लोगों ने कहा कि ये जाति जो है वो हम उनके बैकग्राउंड पे या उनके ऑक्यूपेशन पर उनकी जाति हम निर्धारित करेंगे। जैसे पहले था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनको क्या होता था, ये हमने डिवाइड कर रखे थे बाय वर्क, ठीक है, बाय वर्क डिवाइड कर रखा था। तो जब वर्क बाय वर्क डिवाइड था तो कोई भी मतलब अंतर नहीं था। पहले क्या होता था कि जैसे एक व्यक्ति है या एक पर्सन है तो वो हमें क्या दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, तो हमने उसको किस कैटेगरी में रख दिया, ब्राह्मण कैटेगरी में। लेकिन कुछ समय बाद उसने क्या किया, कुछ समय बाद उसको लगा कि उसे फाइटिंग करनी चाहिए तो उसने तलवार हाथ में ले ली, तो हमने उसको राजपूत कैटेगरी में रख दिया। कुछ समय बाद क्षत्रिय कैटेगरी में, और कुछ समय बाद उसको लगा कि हमें साफ सफाई वाला काम करना चाहिए तो उसने साफ सफाई वाला काम किया तो हमने उसे शूद्र कैटेगरी में रख दिया। मतलब तब वो वर्ग के अकॉर्डिंग डिवाइड होती थी जाति। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन। अब बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन से क्या मतलब है, जैसे कि किसी का ऑक्यूपेशन है, जैसे कोई साफ सफाई वाला है, ठीक है, और जो कोई साफ सफाई वाला है और उसका बेटा, उसको हमने शूद्र कैटेगरी में रखा, नीचे कैटेगरी में, लोअर कास्ट में, लेकिन उसका बेटा भी हुआ फिर उसके यहाँ, तो उसके बेटे को भी वही काम करना पड़ रहा है, ठीक है। या अगर हम अपर कास्ट में देखें, जो लड़ाई कर रहा है या रूलिंग पार्टी है, उसको हमने हाई कास्ट में रखा क्योंकि वो हमें लोगों से सेफ्टी दे रहा है, तो हमने उसको कह दिया, ये जो तलवार लेकर लड़ते थे या फाइटिंग करते थे तो उनको हमने राजपूत या क्षत्रिय कैटेगरी में रख दिया। तो ये क्या किया, हमने उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग रखा। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें हमने क्या कर दी, बाय बर्थ कर दी। बाय बर्थ से सेंस ये है कि जो जिसके यहाँ मतलब बर्थ लेगा या जिसका बॉर्न होगा जिस कास्ट में, उसको उसी कास्ट का वो माना जाएगा। और ये मतलब उस सोसाइटी के समय के लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि ये शायद उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके करने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन आ गए। अब इसके बाद हमने देखा कि रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। तो रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, इससे क्या मतलब है भाई, जब उनकी वही नहीं है कि हाँ इनको कौन सी कास्ट है या कौन सी जाति में हमने इनको कर दिया, हमने उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनकी जाति कर दी, तो हमने उनकी रैंक को भी फिक्स नहीं किया, मतलब परमानेंटली नहीं किया। अब हम क्या देखते हैं कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब एक ही कास्ट क्या हो रही थी, मतलब एरिया टू एरिया वेरी कर रही थी। इसके वेरी करने से क्या मतलब है कि जैसे एक कास्ट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी कास्ट है,
उसको यहाँ पर हम अपर कास्ट मान रहे हैं, लेकिन दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो उसको हम लोअर कास्ट मान रहे हैं, या मतलब कोई और कास्ट में रख रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ये दे रही हूँ कि शर्मा है, ठीक है, तो शर्मा क्या है, पंडित भी लिखते हैं शर्मा। अब कहीं दूसरी जगह के लोग वो भी लिखते हैं शर्मा, भले वो ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन वो शर्मा को इसमें लिखते हैं कि मतलब वो कुछ वो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, शर्मा लोहार, तो वो लोग भी लिखते हैं, या बहुत सी अदर कास्ट के लोग हैं वो भी शर्मा लिखते हैं। तो अलग इस शर्मा कास्ट को हमने एरिया वाइज अलग अलग वेरी किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जाति फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जाति बन गई है, अब उनके लिए क्या होना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो होने चाहिए भाई। जब अलग अलग लोग, अलग अलग जातियां बन रही हैं, तो अब अपनी अपनी जाति को कंडक्ट करने के लिए कि उनका एक जैसा ही रूटीन रहे, या मतलब उनका लाइफ स्टाइल वैसा रहे, तो उसको करने के लिए इन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए और रेगुलेशन बनाए कि इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिर उसके बाद आता है इन्फोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। अब जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हैं जाति को, तो उसको कौन इन्फोर्स करेगा, ठीक है, तो जो उस जाति का सबसे बड़ा बुजुर्ग है, एल्डर पर्सन है, उसको हम बनाते थे वहां का चीफ, ठीक है, और वो हमें गाइड करता था, गाइडलाइन देता था कि किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से आप अपना लाइफ स्टाइल मतलब रख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ, हम देखते हैं जाति पंचायत। अब जाति पंचायत में क्या हुआ कि इसमें अलग अलग जाति के जितने भी लीडर्स थे, मतलब चीफ थे, वो सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है, इसमें अलग अलग जाति के लीडर्स आ गए। अब मान लीजिए एक गांव, हम एक विलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक गांव है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, एक ये जाति है, एक ये जाति है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जाति के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब क्या हुआ, अब जाति को रूल करने के लिए तो इन्होंने अपना एक एल्डर पर्सन चूज ही कर रखा है, लेकिन अब जब ये जातियां हैं, इनको क्या है, जो विलेज के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ेगा। कि अब भाई जब विलेज का हेड है, तो विलेज के हेड ने भी कुछ अपने रूल्स बनाए हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, चीफेटेंस बोलते हैं या सरदार बोलते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि सभी जाति के लोगों को बोला है कि जो हमारे विलेज के रूल बने हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहले तो जाति के लोगों को अपने कास्ट के अकॉर्डिंग के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा था, अब उनको विलेज के अकॉर्डिंग के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो दैट कि इससे क्या होता है कि 4-5 जातियां मिलकर एक गांव बना देती हैं, ठीक है, और जब एक गांव बन जाता है तो फिर उससे क्या होता है, 4-5 गांव मिलकर एक स्टेट डेवलप कर देते हैं। ये हमने आज देखा। इसमें एक बार चाहे आप फिर से नजर डाल लीजिए, इमरजेंस ऑफ जाति, जाति कैसे इमर्ज हुई, मतलब कैसे हमारे उसमें आई। फिर ये हमने देख लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे बड़ा था, कैसे कैसे आई, क्योंकि फिर क्या हुआ, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट हुई, तो उनको चेंजेस इन द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट ये होना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे करके हमने ये देख लिया कि किस तरह से जाति हमारे पास आई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम क्या देखेंगे कि किस तरह से रीजन एंड अंपायर, ठीक है, ये पढ़ेंगे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा।